Hello friends, myself Amartya Kumar Adarsh here. I have secured 156 rank in BPSC 63rd examination and presently working as Assistant State Tax Commissioner in Bihar. So friend, आज मैं आप लोग के सामने इंटरेक्ट कर रहा हूँ. टॉपिक है कि बीपीएससी की प्रिपरेशन जो है मेंस आने वाली जो है अगस्त के फर्स्ट वीक में जैसे बीपीएससी ने अपना नोटिस निकाला है, तो आप किस तरह से जो है बीपीएससी मेंस को जो है बचे हुए 1 महीनों के अंदर जो है आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकें, एज वेल एज जो है आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है इस बार के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप आंसर को कैसे लिखें. ये वीडियो जो है मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, इंटरेक्ट कर रहा हूँ. एंड आप मुझे जो है पर्सनली अगर मैसेज करना चाहते हैं तो AD आदर्श मैसेंजर पे आप कर सकते हैं, एज वेल एज amartya.at@gmail.com amartya.at@gmail.com पे आप जो है अपने मेंस रिलेटेड क्वेरी को आप पोस्ट कर सकते हैं. लेकिन अब जब तक आप पूरे लेक्चर को सुन पाएंगे, आप पूरे लेक्चर को सुनने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई डाउट रहने की संभावना, बिकॉज मैं एवरी प्रोस्पेक्ट जो है बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन का जो है कवर करूंगा इस लेक्चर में. तो स्टार्ट करते हैं. आज सबसे पहले लेक्चर में हम बात करेंगे कि बचे हुए 1 मंथ में 4 वीक्स आपके पास स्टिल आपके पास है और आप किस तरह से जो है इसका यूटिलाइज करेंगे. इम्पॉर्टेंट बात करें तो गोल्डन प्रिंसिपल क्या है, गोल्डन प्रिंसिपल मेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने के क्या है. तो सबसे पहला यही है कि लेबर इज़ द सोर्स ऑफ एवरी ब्लेसिंग. इफ़ यू आर बिलीव इन कर्मा, बिलीव इन वर्क, डेफिनेटली यू विल क्लियर द मेंस एग्जामिनेशन. नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप मेंस एग्जामिनेशन को 1 मंथ में आप किन किन टॉपिक को कवर करेंगे, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी. तो सबसे पहला स्टार्ट होता है सिलेबस. जिनका सिलेबस कवर हो चुका है वेल एंड गुड, जिनका नहीं हुआ है बचे हुए जो है आप 1 मंथ के अंदर आप कवर कर सकते हैं. मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा अभी इसके आगे वाले लेक्चर में. सेकंड बात है कि आप शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं. नोट्स हर टॉपिक पे बनाना पॉसिबल नहीं है, और अब जबकि एग्ज़ाम 1 महीने बचे हैं आप पूरे नोट्स नहीं बना सकते हर टॉपिक पर. तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फाइंड आउट करें और उस पर आप क्रिस्प नोट बनाएं विदिन 1 पेज. तो आप क्रिस्प नोट कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का सहारा लें. आप 56 to 59, 60 से 62nd, 63rd एंड 64, दिस 4 मेंस एग्जामिनेशन के आप जो है क्वेश्चन को एक बार एसेस करें. उनके जो है मेजर टॉपिक को बनाएं, मेजर थीम. बीपीएससी ऑलवेज आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मेजर थीम्स, तो आप मेजर थीम्स को फाइंड आउट करें और उसके अकॉर्डिंग जो है अपने नोट्स को प्रिपेयर करें. उसके बाद आता है कि मॉक टेस्ट दें या नहीं दें, या किस तरह से दें. जब कोरोना आज के डेट में जब कोरोना की वजह से जो है सारे इंस्टीट्यूट लगभग बंद है और आप सेल्फ स्टडी पे ही रिलाइज है, एंड मॉक टेस्ट भी देना ऑनलाइन पॉसिबल है बट ऑफलाइन नहीं. तो मेरा ये कहना है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो है बीपीएससी के 60, 62, 63, 64 को अगर आपकी तैयारी कंप्लीट होती है तो उन 4 ईयर्स के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लें. वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. एग्ज़ाम मोड में आप जो है अपने रूम पे जो है 3 घंटे का जो है आप अलार्म क्लॉक लगा के जो है आप उसको सॉल्व करें. उसके बाद आता है मल्टीपल रिविजन्स. अभी जो है 1 महीना बचा है और आप अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप रिविजन्स मल्टीपल करें. आपने जितना पढ़ लिया है वो सफाई से, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अब मिनिमम कुछ चीज़ों को तो पढ़ना ही पड़ेगा, जैसा मैंने बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. उसके साथ साथ जो है आप जो है रिवीजन पे प्रॉपर फोकस करें, मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करें. अब बात आती है रूटीन्स क्या होनी चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा टाइम आता है 1 मंथ जब आप प्रॉपर बर्नआउट होते हैं और आपके पास जो है ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास जो चीज़ें छूट रही है, मैं ज़्यादा चीज़ों को कवर नहीं कर पा रहा हूँ. तो इस केस में बहुत ज़्यादा एंजाइटी होता है, बहुत ज़्यादा आप जो है डिटरमाइन नहीं कर पाते कि मैं किस तरह से आगे बढ़ूँ. बिकॉज जिनका फर्स्ट मेंस और ज़्यादा परेशान होते हैं, जिनका आइडिया है वो तो मेंस को अकॉर्डिंगली जो अपना प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू रखते हैं. तो आपका पैटर्न क्या होना चाहिए, मैं प्रॉपर डेली रूटीन की बात करूँगा. स्लीप की बात करें तो इस टाइम में नींद आती है, ऐसे कमी है, बट आपको यह है करना कि जिस टाइम भी नींद आए आप एटलीस्ट नींद लें, बिकॉज नींद लेना बहुत ज़रूरी है. एक लंबा जर्नी है तो आपको 1 मंथ प्रॉपर इसको देना है. सेकंड है फूड. फूड के बारे में मैंने पहले भी एक लेक्चर बनाया दिल्ली वाले ट्रैक पे मेंस के लिए. फूड वगैरह है और एवरीथिंग जो है आप जो है ऐसे कोई फूड ना लें जिसकी वजह से जो है आपका जो हेल्थ ख़राब हो, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ, स्पेशली रिमेनिंग 1 मंथ. इसको आप ध्यान रखें. एंड एक्सरसाइज, म्यूज़िक और टॉक. तो दीज आर द थिंग्स जिस पर कि आपको रिड्यूस करना है. एक्सरसाइज आप फिजिकल उतना हार्ड एक्सरसाइज नहीं करें, बट अपने आप को टाइम दे. आप जो है वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको स्ट्रेस को आउट करने के लिए. साथ साथ जो है आप टॉक करते रहे, जो भी आपके नियर एंड डियर हैं स्पेशली, जो कि
आपके बारे में अच्छा सोचते हैं और आपको बूस्टअप करते हैं। देन आता है कि फेसबुक और व्हाट्सअप को कैसे आप यूज़ करें। तो फेसबुक तो मेरे हिसाब से प्रॉपर अनइंस्टॉल कर दें अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं तो विद इन 1 मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। एंड व्हाट्सअप को रखें अगर आपको लग रहा है कुछ आंसर वगैरह अगर मुझे सेंड करना है या फिर आप ग्रुप में हैं तो उसको पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। देन आफ्टर आता है कि स्टडी कैसे करें। तो स्टडी के लिए आवर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बचे हुए जो मंथ है आप में आवर्स कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जितना टाइम मिले, जितना मेरे हिसाब से आपको मैक्सिमम जितना भी टाइम मिले आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ें, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कि पढ़ने का भी मन करता है। और दूसरी चीज़ है कि आपको चीज़ें जो है इतनी वास्ट होती है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा जो है उसका सिलेबस ऑप्शनल को कवर करना होता है, जीएस का करना होता है 1 और 2 पेपर को, तो एक बड़ा सा जो है टाइम आपको चाहिए होता है। तो मेरे हिसाब से आपके पास जितना टाइम है, वर्किंग प्रोफेशनल है, इधर आप हाउस वाइफ है, इधर आप जो है सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप 24 आवर्स फ्री हैं, तो आप जो है बिल्कुल जो क्या करें कि स्टडी पर जो है स्टडी जो है मतलब कि प्रॉपर करें। अब आता है कि व्हाट विल वर्क फॉर मेंस। मेंस के लिए क्या वर्क करता है और क्या वर्क नहीं करता है। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप मेंस में क्या वर्क करता है और क्या वर्क नहीं करता है। तो सबसे ज़्यादा क्या वर्क करता है, सबसे ज़्यादा मैंने जो है 4 मेंस कंटिन्यूस लिखा है बीपीएससी का और 3 टाइम्स कंटिन्यूस इंटरव्यू भी दिया है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के मेजर थीम्स को अगर आप बनाने में सफल होते हैं कि मेजर थीम्स कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहला पॉइंट ये है। दूसरा, सिलेबस के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बिरसा मुंडा एग्जाम्पल फर्स्ट पेपर में आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत, उसके बाद 1857 है, या फिर कोई भी टॉपिक ऐसा जो सिलेबस में लिखा हुआ है उसके ऊपर आपका नोट्स होना चाहिए, एवरी टॉपिक पर जो भी सिलेबस में लिखा हुआ है। थर्ड जो पॉइंट है कि इंपॉर्टेंट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अब हर टॉपिक के ऊपर नोट बनाना ज़रूरी नहीं है, जैसे कि अब टाइम कम है, अगर आपको लगता है कि 1857 का विद्रोह आपने अच्छे से पढ़ा है तो उसके ऊपर उतना नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार जो कि पेपर 1 में है, अगर लगता है उसमें मुझे थोड़ा सा मतलब दिक्कत है और मुझे जो है रिमेंबर करने में, आंसर लिखने में इशू आ रहा है, तो आप एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लें और शॉर्ट नोट्स 1 पेज में होना चाहिए। उसका फॉर्मेट हमने पहले भी बताया, शॉर्ट नोट्स आप कैसे बनाएंगे किसी भी टॉपिक पर। उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन आप प्रिपेयर करेंगे, उस टॉपिक का क्यों ज़रूरत है, इस टॉपिक का मतलब वाई दिस टॉपिक हैज़ बीन नीडेड, उसका क्या बेनिफिट है या फिर क्या वाई मतलब क्यों न्यूज़ में क्यों है। फिर उसके जो अदर डायमेंशन को आप प्रिपेयर करेंगे। अगर कोई कोविड-19 एग्जाम्पल एक टॉपिक है तो कोविड-19 आप कैसे नोट बनाएंगे। कोविड-19 तो अब एक हेल्थ इशू है, बट इसके अदर डायमेंशन इकोनॉमिकल, उसके इंटरनेशनल रिलेशन एज वेल एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सोसाइटी, तो एट्सेट्रा चीज़ों को आप प्रिपेयर करें। उसके साथ साथ आप इसके वे फॉरवर्ड या चैलेंजेस क्या आएंगे, है ना, उसको करें और वे फॉरवर्ड को आप प्रिपेयर करें, टू द पॉइंट करें विद इन 1 पेज में। उसके बाद आता है मल्टीपल रिवीजन्स। ऑलवेज मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार लेक्चर में, मल्टीपल रिवीजन इज़ द ओनली की। आप जितना पढ़ लिए बिलीव रखें कि आप उसमें से ही करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन तो ज़्यादा आते नहीं हैं, तो आपके जो मटेरियल बने हैं वो आप उसमें से कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से आप जो है आप 80% ऑलमोस्ट जो है आप मेंस में जो है क्वेश्चंस को आप जो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई उससे आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। आगे मैं बात करूंगा किस तरह के बाउंसर्स क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, वो बाद में देखते हैं, और क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखेंगे ये भी इस आगे वाले लेक्चर में आपको मिल जाएगा। फिलहाल मैं उस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ कि आप विद इन 1 मंथ एग्ज़ाम को कैसे प्रिपेयर करें और अपना कैसे बेस्ट दें। अब बात आती है कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर 1 और 2 इन एग्ज़ाम एंड बिफोर द एग्जामिनेशन। आप क्या कर सकते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा 2 डेज़ बिफोर एग्ज़ाम की मैं पहले बात करूँगा। विद इन 1 वीक, बिफोर 1 वीक जो है एग्ज़ाम का आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे। बिफोर 1 वीक एग्ज़ाम के पहले आपको क्या क्या करना है। पहला ये करना है कि आपने कोई भी नया सोर्स नहीं लाना है। जो आपको डिसाइड करना है आप पहले से डिसाइड कर लें, जो आपको नोट्स बनाना है आप पहले से नोट्स बना लें। बिफोर 7 डेज़ जो है आप कुछ भी नया नहीं करेंगे, पहला पॉइंट है। दूसरा ये कि हमने बोला है कि आप शॉर्ट नोट्स आप पहले बनाएंगे, उसका भी शॉर्ट नोट्स बनाए जिसको फर्रा बोलते हैं। फर्रा हम लोग सबने बनाया होगा, चीट कोड बनाते हैं, तो आप उसका फर्रा बनाए। जैसे कि आत्मनिर्भर भारत का मुझे फर्रा बनाना है, हमने नोट्स में बहुत पढ़ा, बहुत हमने एंड हमने लिखा भी बहुत ज़्यादा नोट्स में, बट उसको अब एग्ज़ाम में कैसे रिटेन करके जाएँ। तो एक साइड जैसे आप न्यूमोनिक्स बना सकते हैं, जिसमें कि साइड्स में आप क्या कर सकते हैं कि आपको जो है उसमें इकोनॉमी की बात की है प्रधानमंत्री ने, साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट की बात की है, इकोनॉमी की बात की है, डिमांड की बात की है, सप्लाई की बात की है, तो ये सब चीज़ों, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है उन्होंने। तो ये सारी चीज़ों को जो है आप एक निमोनिक्स में आप लेके जा सकते हैं एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम को बिफोर आप इसको रिवाइज कर सकते हैं।
उसके बाद आता है कि एग्ज़ाम में पेपर 1 और 2 को कैसे हम अटैम्प्ट करें। एग्ज़ाम के लिए मैं अभी बताता हूँ, आप उसको समझ लें। एग्ज़ाम में पेपर 1 अटैम्प्ट करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका यह है पेपर 1 के लिए कि सबसे पहले आपको स्टैटिक्स बना सकते हैं, अगर जिनका स्टैटिक बहुत अच्छा है। जिनका नहीं है वो बीच में बनाए या फिर लास्ट में बनाए। अगर जिनका बहुत वीक है वो लास्ट में ही बनाए। मेरे हिसाब से अगर आपका करंट अफेयर अच्छा है और स्टैटिक्स अच्छा है तो स्टैटिक और करंट अफेयर में दोनों में से कोई एक पहले करें, बिकॉज इसमें डायनेमिक आंसर आप लिख सकते हैं और स्टैटिक्स में आपको अगर आपके आंसर हैं और आपके स्टेप्स हैं तो फुल मार्क्स मिलते हैं। तो इन दोनों को पहले करें और लास्ट में करें आर्ट एंड कल्चर को। अब कैसे अटैम्प्ट करें आर्ट एंड कल्चर को? तो आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या है कि आप प्रॉपर जो है रेडीमेड पहले से आंसर तैयार करके रखें। अभी से तैयार कर ले, हर टॉपिक पे, पटना कलम पे, मौर्यन आर्ट पे, एक एक पेज का आंसर तैयार कर लें। जो भी आपको इंट्रोडक्शन करना है, कंक्लूजन करना है, एवरीथिंग शुड बी रेडी इन द पेपर, और उसी को आप जाकर वहाँ रिप्रोड्यूस करना है। सेकेंड पॉइंट है कि करंट अफेयर्स को कैसे करेंगे। करंट अफेयर्स में क्या है कि बहुत डायनेमिक आ रहा है क्वेश्चन आज के डेट में, मैं टॉपिक आगे बताऊँगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर करंट अफेयर्स आपको मतलब टफ लग रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, पहले स्टैट को बना लें। करंट अफेयर में आप क्या क्या करेंगे? करंट अफेयर में एक करेंगे आप कि आप जो है डायग्राम एंड फ्लो चार्ट का जरूर यूज़ करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन ऐसे आता है, इंटरनेशनल रिलेशन टाइप के क्वेश्चन आते हैं या रिपोर्ट्स वगैरह आती है तो आप यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि मल्टीपल एंगल लिखना बहुत ज़रूरी है करंट अफेयर्स में। थर्ड पॉइंट है कि आप फैक्ट जो लिख रहे हैं बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है उसको लिखना ज़रूरी है। सपोज दैट अगर आज मैं बात इंडिया और नेपाल की बात करें या इंडिया चाइना की बात करें, तो जो इम्पॉर्टेंट क्रक्स रीजन है, दोनों के बीच जो इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, जो उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। एलएसी हो गया, गलवान वैली हमने जैसा एपिसोड देखा। फिर उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग जिसको बोल सकते हैं कि स्वदेशी की बात चल रही है। फिर उसके साथ साथ हमने देखा कि जो है टेररिज्म पर चाइना और इंडिया एक साथ नहीं है। फिर हमने देखा कि चाइना और इंडिया का टेक जो है स्पेशली जो है क्लाइमेट चेंज पर भी जो है उनके बीच डिफरेंसेज है। तो उनका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट है 1962 वार के बाद ऑलवेज। तो ये सारी चीज़ें आपका हर एंगल से टॉपिक प्रिपेयर होना चाहिए एंगल वाइज। उसके बाद आती है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में आप कैलकुलेटर लेके मस्ट जाए। जो न्यू कमर्स हैं या जो पहले भी दे चुके हैं, कैलकुलेटर को हल्के में नहीं लें। हमने 2 बार एग्ज़ाम दिया था विदाउट कैलकुलेटर एंड मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उसका प्रभाव था स्टैटिक्स में। तो आप कैलकुलेटर को ज़रूर लेके जाएँ। एंड सेकेंड पॉइंट, जो भी आप स्टैटिक्स में अगर आपने पहले स्टैटिक बनाया और आपको लेट हो रहा है, आपको लग रहा है कि विद इन 1 आवर आई कांट फिनिश, तो आप क्या कर सकते हैं उस केस में आप स्विच ऑन करके पहले जो है करंट अफेयर और आर्ट एंड कल्चर लिख लें। तो ये तो हो गया पेपर 1 की स्ट्रैटेजी। एक और आप कर सकते हैं एग्जाम के दौरान कि 36 पेज होते हैं पूरे बीपीएससी में। 36 पेज पर आप क्या करेंगे, एग्जाम का जब क्वेश्चन मिलता है तो आपको जो भी चीज़ें लिखनी है ना, आर्ट एंड कल्चर एंड करंट अफेयर्स में, उसका आप एक जो है रॉ उसमें जो है प्रॉपर रफ वर्क एक बना लें, जिसमें क्या स्केल्टन उसको बोलते हैं। ड्राफ्टिंग आपने सुना होगा, ड्राफ्टिंग कर ले पहले से, ताकि आप जब लिखने के लिए जब ये पेजेस में आए तो आपको जो टॉपिक पे जो पॉइंट्स है उसको थिंक करने के लिए आपके पास टाइम मतलब ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़े, आप डायरेक्ट उसको लिखना शुरू कर दें। अब बात आती है कि पेपर 2 मैंने पहले ही बताया है कि पॉलिटी के लिए जो आप क्या कर सकते हैं कि रेडीमेड आंसर पहले से तैयार करके रखें। लाइक कि जो बेसिक जो है पॉलिटी का फिलॉसफी है उसके ऊपर, लाइक फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन, ये सब चीज़ें रेगुलर आती है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर तो आपको पता चल जाएगा। उसका 1 पेज में नोट्स तैयार करके रखें। एंड पेपर 2 में क्या करें, पॉलिटी में कि आपको आर्टिकल्स लिखने बहुत ज़रूरी है, जजमेंट्स लिखना बहुत ज़रूरी है, वो सही लिखें। एंड आप क्या कर सकते हैं कि पॉलिटी के वर्ड्स लिखने बहुत ज़रूरी है। लाइक आप अगर फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं तो फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, डीपीएसपी की बात कर रहे हैं तो वेलफेयर की लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की चीज़ें आप जो है एक रिलेटेड विद द टॉपिक आपको पॉलिटिकल वर्ड जो है लिखने बहुत ज़रूरी है, जो कि कंस्टिट्यूशनल वर्ड्स हैं। तो जजमेंट्स हो गए, आर्टिकल्स हो गया, और आपके जो है पॉलिटिकल जो है यानी कि कंस्टिट्यूशनल वर्ड्स हो गए। ईयर्स बहुत लिखने इंपॉर्टेंट, अगर आप उसमें लिख रहे हैं कोई जजमेंट ईयर्स, एंड कोई भी हिस्टोरिकल लाइक 42nd अमेंडमेंट, और 42nd अमेंडमेंट एक 1970 जो है 6 है और आप उसमें 1978 लिख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें को आप बारीक चीज़ों को ध्यान रखें। उसके बाद आती है कि करंट अफेयर्स में आप प्रिपेयर कर सकते हैं पॉलिटी के लिए, कि आप जो है एनआरसी वगैरह का इशू चल रहा है तो वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एनआरसी हो गया, उसके साथ साथ जो है 370 जो है रिमूवल हुआ, एंड देन आफ्टर जो है बहुत सारी चीज़ें जो कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, तो इन सब चीज़ों को आप जो है प्रिपेयर करें साथ साथ साइमल्टेनियस। बिहार इलेक्शन आ रहा है तो उसके रिगार्डिंग में प्रिपेयर करें कि इलेक्शन का जो है किस तरह से नेचर चेंज हो रहा है इंडिया में।
एंड इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन का रिफॉर्म्स वगैरह, तो इन सारी चीज़ों को आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से लिंक कर सकते हैं। सेकंड आती इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी, उसमें मैंने उसका टॉपिक मैं बताऊंगा आगे। उसमें बहुत ही अच्छा काम करेगा आपका इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया एंड बिहार। पीआईबी की साइड से आप उसके हाईलाइटेड पार्ट इंडियन इकोनॉमी के देख लें। और एग्रीकल्चर है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस है, इसी पे क्वेश्चन आते हैं। हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग, इन सब चीज़ों में जो है आप जो है एक इकोनॉमिक सर्वे से बिहार से और वहाँ से आप जो है डाटा, रीजन, चैलेंजेस, न्यू इनिशिएटिव्स, डाटा, फैक्ट, ये सब चीज़ें आप जो है उसमें ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ें आप वहाँ से आपको मिल जाएगा। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ें इंडिया और बिहार की, और बिहार का अगर लंबा इकोनॉमिक सर्वे तो उसमें एक आता है कि एग्जीक्यूटिव्स करके आता है, उसके कंटेंट्स का शुरू में समरी आता है। तो आप शुरू में समरी जो है उससे आप प्रिपेयर कर लें, हर चैप्टर में क्या किया, पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और पीआईबी से आप इंडियन इकोनॉमी का इकोनॉमिक सर्वे और बजट को प्रिपेयर कर लें। इससे आप क्या होगा, डाटा देने में ईजी होगा आपको, इंट्रोडक्शन में, कंक्लूजन में, एंड आपको कंटेंट का कमी नहीं पड़ेगा। यू ऑलवेज इनरिच विद द कंटेंट अगर आप करते हैं तो। और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला उससे आपको लिखने में। पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं आराम से, उससे आपको बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे वहाँ से। उसके बाद आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैं एक ही कहूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को प्रॉपर प्रिपेयर कर ले, और कुछ टॉपिक मैं बताऊँगा आगे, जो टॉपिक सेक्शन है उसमें आप वहाँ से टॉपिक प्रिपेयर कर लें। तो इससे यही है कि आपको सिंपल इंटरनेट की मदद से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के जो भी टॉपिक हैं साइंस एंड टेक, उसको बार बार रिवाइज करें। मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं या उसका एंगल सिर्फ चेंज किया हुआ रहता है। तो ये तो पेपर 2 की स्ट्रैटेजी है। यहाँ भी वही काम करें। 36 पेज में आप ब्लूप्रिंट बना लें कि आप 12 क्वेश्चन में जो है शुरू में क्या करेंगे। आपको जब पेपर मिले तो 10 मिनट उसको टाइम दें कि आप जो है कौन कौन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। 12 में से 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है, और आप जो उन 8 क्वेश्चनों को जो है पहले स्केलेटन प्रिपेयर कर लें, और उसके बाद आप सीधा जो यहाँ लिखना शुरू करें। लास्ट में इस टॉपिक के जो है 2-3 पॉइंट है जो बच गए हैं, जो कि 1 मंथ में आप और क्या कर सकते हैं। तो आप मिथ और यूमर्स बहुत ज़्यादा मार्केट में रहता है। हम सभी जो उससे इफेक्टेड होते हैं, बिकॉज हम लोग सब जब प्रिपेयर करते हैं तो बहुत सारे सवाल होते हैं माइंड में। तो रूमर्स क्या उठता है उसके बारे में पहले बात करते हैं। रूमर से कैसे कंटेन करना। पहला कि 1 मंथ में एग्ज़ाम नहीं निकाला जा सकता है। इट इज़ टोटली, मतलब कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अगर साल भर थोड़ा थोड़ा भी पढ़ रहे हैं और लास्ट मंथ में अगर आपने देखा होगा कि 100 मीटर की रेस होती है, तो 100 मीटर की रेस टाइप अगर आपने जंप किया है विदिन 1 मंथ, और जो चीज़ें करनी चाहिए एग्ज़ाम निकालने के लिए, घंटे से एग्ज़ाम नहीं निकलता। एग्ज़ाम निकालने के लिए कुछ बेसिक ट्रेट है, जैसे मैंने ऑलवेज बताया, शॉर्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, मल्टीपल रिवीजन, आंसर राइटिंग। तो इन सब चीज़ों को अगर आप 1 मंथ में भी कर पाते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट द बर्थ। उसके बाद आता है कि ऑप्शनल के बारे में बहुत चलता है मार्केट में कि ये ऑप्शनल वर्क करता है, नहीं करता है। अब तो आप कुछ कर नहीं सकते, आपने ऑप्शनल ले लिया है और आपके पास 1 मंथ बचा है, तो आप जो कर सकते हैं कर सकते हैं, कीजिए। और एक चीज़ याद रखिए, ऑप्शनल के लिए नया किताब मत पढ़िए कुछ भी। सीधा अगर आप किसी के पास कुछ भी नहीं पढ़ा, इवन ABCD भी उसके बारे में नहीं पता है, तो आप कुछ नहीं करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। दैट इज़ एनफ विदिन 1 मंथ के लिए। अभी आप वही कर सकते हैं। उसके बाद है कि मार्केट में डेट एग्ज़ाम का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा कोरोना वायरस की वजह से। ये सब चीज़ें जो है, जो एग्ज़ाम निकालने वाले हैं, जो स्टूडेंट सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता, बिकॉज इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू बिकम ए सिविल सर्वेंट। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको परफॉर्म करना है। तो अब कमीशन अगर चाहती है कि अगर एग्ज़ाम इस टाइम पर हो सकता है, दे विल ऑर्गेनाइज द मतलब कि जो भी आपके अरेंजमेंट आपके एग्ज़ाम के लिए अगर कर रहे हैं, तो आप भी एफर्ट करें और किसी भी तरह से जो है एग्ज़ाम को छोड़े नहीं, एग्ज़ाम को दें। एग्ज़ाम के बारे में ऑलवेज पॉजिटिव रहे, बिकॉज ये आपके लिए लाइफ का एक बड़ा पार्ट है कि आपका मेंस एग्ज़ाम हो रहा है। तो एकदम बिल्कुल उसके बारे में सोचना ही नहीं है कि कब एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप विजिट करते रहें साइट पर, और अगर वो उसमें जो भी डेट लिख रहा है दैट इज़ फाइनल, और उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करें। अगर उसमें चेंजेज होगा तो आपको बताया जाएगा। इसके लिए उस मैटर पे आप ज़्यादा सोच के अपने प्रिपरेशन को ख़राब नहीं करें। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो दूसरे बंदे जो हैं आपका इस जो वीकनेस है उसका फ़ायदा उठाएंगे, बिकॉज दे आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। चौथा कि मीडियम का फ़र्क पड़ता है, इंग्लिश या हिंदी। मीडियम का फ़र्क डेफिनेटली कहीं कहीं पे ऑप्शनल में, कहीं कहीं पे कुछ चीज़ों पे पड़ता है, बट इसका मैटर ये नहीं है कि हर ऑप्शनल और हर मीडियम से सिलेक्शन होता है। उसके बाद कि हमने कोई आंसर लिखा नहीं है, हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है, तो मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि मेंस के लिए स्पेशली ज़्यादा पढ़ने से मेंस एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होता, या फिर ज़्यादा लिखने से भी नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे लिख लेते हैं, 2-4 मॉक देने के बाद भी आपको लग रहा है कि आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मैं लिखता हूँ अच्छा, एंड पीपल विल रिव्यू देम कि आप अच्छा लिख रहे हैं, तो आप उसको मान सकते हैं, आप कैरी ऑन कर सकते हैं।
कहने का मतलब कि आपको सेटिस्फैक्शन जब आ जाए कि मेरी प्रिपरेशन से मैं उन चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकता हूँ एग्ज़ाम में, तो उतना सफिशिएंट है। और डोंट और डूज़ में यही है कि वीक 1, 2, 3, 4 में अगर हम बात करें कि अगर आप बिल्कुल कोई आज ही स्टार्ट करना चाहता है आफ्टर लेक्चर, या फिर अभी सोच रहा है उसको अभी टाइम मिला है ड्यू टू जॉब या ड्यू टू एनी सर्कमस्टांस इन देयर लाइफ, तब भी काम हो सकता है। वीक 1 में आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करें, सिलेबस को कवर कर लें, सिर्फ उसके गूगल सर्च करें या फिर उसके टॉपिक को कहीं से पढ़ लें। अगर सिलेबस में लिखा है ग्लोबलाइजेशन को आप पढ़ लें बस। वीक 2 में आप क्या करेंगे, पूरा सिलेबस आप ख़त्म कर लें, बिकॉज आपको पढ़ना पड़ेगा। आप किसी तरह से कवर करें, रात दिन जग के करें, बट आप कवर करें, है ना। वीक 1 में आप सिलेबस को कवर करें। वीक 2 में आप क्या कर सकते हैं, जो न्यू कॉमर्स हैं, जो अभी 1 महीने में कर सकते हैं, करना चाहते हैं, वीक 2 में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप रीड आउट कीजिए कि जो सिलेबस, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखे हैं, उनको क्या कीजिए कि उन पर आप जो है शॉर्ट नोट्स बना लीजिए वीक 2 में। वीक 3 में आप क्या कर सकते हैं कि रिवीजन कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर लिखना शुरू करें जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, और वीक 4 में आप इनको समराइज़ कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वीक 1 मंथ जो है कि सफिशिएंट नहीं है। 1 मंथ अगर आप ये सोच के चलेंगे कि सफिशिएंट नहीं है, तो फिर तो आप एग्ज़ाम से अभी बाहर हैं। तो ये अपने आप को बिलीफ देना है कि मैं इस एग्ज़ाम को 1 महीने में निकाल सकता हूँ। एंड मुझे लगता है कि 1 मंथ में जो हो सकता है और जो मेंस के नुआंसेस हैं मैंने कवर किया है। एंड डेफिनेटली जो है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन ईमेल आईडी एंड माय मैसेंजर एडी अदर्स पे। एंड आई होप सो कि ये एडवाइस या ये जो गाइडेंस है जो मेरा जर्नी का रहा है, इट विल हेल्प यू। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू दोज आर लिसनिंग दिस वीडियोज़, एंड वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। एंड बी प्रिपेयर हार्ड, बिकॉज हार्डवर्क का कोई भी जो है उसका जिसको बोल सकते हैं कि उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। और 1 मंथ में तो यही आपको करना है, हार्डवर्क करें, हेल्थ का ध्यान रखें, बिलीव इन गॉड, एवरीथिंग विल फाइन सूनर और लेटर। थैंक्स अ लॉट।